ये है लोकतंत्र के गुण। इसमें पहले नंबर का है जन कल्याण की साधना। लोकतंत्र में जनता के उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है जिनका चुनाव जनता एक निश्चित समय के लिए करती है। जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं और भावनाओं तथा आवश्यकताओं से पूर्णतः परिचित होते हैं और इसी के आधार पर उनको ये अधिकार प्राप्त होते हैं और इनका वो प्रयोग जनता के हितों और इच्छाओं के अनुसार करते हैं। दूसरे नंबर की हम बात करें तो सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन ये होता है, लोकप्रिय शासन होता है जो हमारा लोकतंत्र है वो। हम यहाँ देखते हैं गार्डनर की परिभाषा। गार्डनर के शब्दों में कि लोकप्रिय निर्वाचन और लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह अधिक कार्यकुशल होता है। जैसे हम ब्राइस मुद्दे के बारे में भी पहले चर्चा कर चुके हैं, तो उसमें भी यही है कि इससे अच्छी शासन व्यवस्था और है नहीं। वैकल्पिक रूप में यही सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। आगे बात करते हैं तीसरे नंबर का कि सार्वजनिक, इसमें शिक्षण की बात की जाती है कि इनकी राज्य, समाज और आर्थिक जो व्यवस्था है वो एक प्रकार की भी हैं और यहाँ इसके प्रयोग जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी प्रकार की शिक्षण यहाँ पर प्राप्त होता है। इस बरंस ने लिखा है कि सभी शासन शिक्षाओं के साधन होते हैं किंतु सबसे अच्छी जो शिक्षा है वो स्व शिक्षा है। इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। और इसी गुण के कारण जो गेटल महोदय हैं, उस गेटल महोदय ने भी लोकतंत्र के बारे में कहा कि नागरिकों की शिक्षा प्रदान करने वाला यह स्कूल है, ए टर्निंग स्कूल फॉर सिटीजनशिप, इसने कहा, गेटल महोदय ने कहा है। चौथे नंबर की बात करें तो मनोविज्ञान के अनुकूल यह शासन व्यवस्था है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार ये कह सकते हैं, उन्होंने लिखा है कि जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र सरकार और जनता के बीच एक सहानुभूतिपूर्ण संबंध स्थापित किया जाता है और व्यक्ति चुपचाप इसकी स्वीकृति देने के बजाय एक सक्रिय सहयोगी बन जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें सहमति न देने के बजाय इसमें चुनाव में बढ़ चढ़ करके वो भाग लेता है, समर्थन करता है। और ऐसे ही हॉकिंस ने भी लिखा है कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एक एकता है। पाँचवें नंबर की हम बात करें तो जनता का नैतिक उत्थान यहाँ पर बता रखा है और ब्राइस महोदय की यहाँ परिभाषा दे रखी है कि राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व की शान बढ़ जाती है तथा वह स्वभावतः उस कर्तव्य की भावना के उच्चतर स्तर तक उठ जाता है जिसका पालन राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के कारण करना पड़ता है। और इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, लावेल महोदय है, उसने कहा है कि अंत में वह सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग साहस और आत्मबोध पवित्रता को दृढ़ बनाए क्योंकि प्रजातंत्र इन सब बातों को पूरा करता है, इसलिए वह सबसे अच्छा शासन है। फिर छठे नंबर की बात करें तो देशभक्ति का ये स्रोत है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मिल जो महोदय है इसकी परिभाषा, इसके विचार व्यक्त करते हुए, अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है क्योंकि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकारी उनके स्वामी न होकर के एक प्रकार से सेवक हैं। और ऐसे ही हम लेवेलिए ने कहा कि फ्रांसीसी जनता क्रांति के बाद से ही फ्रांस से प्रेम करने लगी थी जबकि उन्हें देश की शासन व्यवस्था में भाग मिला। यानी कि उन्हें देश की शासन व्यवस्था में भाग मिला इसलिए वो इस देश से प्रेम करने लगी थी। सातवें नंबर की बात करें तो क्रांतियों से सुरक्षा हमें देखने को मिलती है। जिस प्रकार से गिल क्राइस्ट महोदय ने कहा है कि लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः स्वभावतः ही यह क्रांति नहीं हो सकती। और बरंस महोदय कहते हैं कि मंत्रियों और विधानसभाओं में बहुमत बदलने की प्रक्रिया सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रांति का एक विकल्प प्रदान करती है। आठवें नंबर का है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित। और ऐसे ही मैं बात करूं कि गेटल महोदय की,
तो गेटेल मोदे समानता और स्वतंत्रता पर आधारित इसके बारे में कह रहे हैं, क्योंकि लोकप्रिय समानता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, अतः उसे न्याय में वृद्धि होना संभव है और राज्य के अस्तित्व के प्रधान लक्ष्यों में से एक है। और विचार विनिमय की हम बात करें, 9वें नंबर की बात करें, तो 9वें नंबर में है कि विचार और विनिमय के समझौते की भावना का उत्पन्न करना। इसमें जो लोग हैं और उनमें शासन व्यवस्था है उसके प्रति एक संघर्ष की भावना पैदा होती है। जन इच्छा पर आधारित ये लोकतंत्र है, वो नागरिकों में सहिष्णुता, उदारता और सहानुभूति, स्नेह और व्यवहार, विचार विनिमय और समझौते की भावना को उत्पन्न करता है। और अंत में हम देखते हैं कि विश्व शांति का ये समर्थन करता है, यानी कि विश्व शांति वर्तमान समय में सबसे बड़ी एक आवश्यकता है। इसे विश्व बंधुता पर आधारित लोकतंत्र के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। राजतंत्र, सैनिक तंत्र या फासिस्ट तानाशाही सरकारों में दूसरे देशों की विजय पर बल दिया जाता है, जब साम्यवादी सरकारें भी विस्तारवादी नीति में विश्वास करती है और अपनी व्यवस्थाओं को निहित आधारभूत दोषों के कारण उन्हें ऐसा करना जरूरी होता है। किंतु लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करती है और सभी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहती हैं। और इस पर बर्क महोदय हैं, उनके शब्दों में कहा गया है कि लोकतंत्रीय आंदोलन एक शांति का आंदोलन रहा है। और आगे हम बात कर, यह विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक जो राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता के वातावरण का लगभग अभाव रहता है, लेकिन जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है इसमें विज्ञान का एक बहुत अधिक यानी कि श्रेष्ठ रूप या विकास हमें देखने को मिलता है। और इसमें हम मेयो के शब्दों में कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र समाज में वैज्ञानिक विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ऐसे ही हम आगे बात करें तो लोकतंत्र के जो दोष है के बारे में बात करें, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसमें लोकतंत्र के जो दोष हैं उन दोषों के बारे में, दोष के संबंध में हम बात करें तो टेलीरैंड नामक विचारक है, उन्होंने सीधा ही इस लोकतंत्र को दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा है। वैसे ही लूडोविसी नामक जो विचारक है उन्होंने सीधा ही प्रजातंत्र को मृत्यु की ओर ले जाने वाला कहते हुए इसकी प्रजातंत्र की आलोचना की है। वैसे इसके जो दोष हैं वो कितने प्रकार के हैं इसके बारे में हम अयोग्यता की पूजा या मूर्खों का शासन इसको कहा गया है। जैसे कार्लाइल महोदय हैं जो इसके प्रबल जो आलोचक हैं, उन्होंने ये मत देते हुए कहा कि इसमें अयोग्यता की दृष्टि से सभी व्यक्तियों को सम्मान नहीं मिलता है, इनके लोकतंत्र में गुणों की जो अपेक्षा संख्या पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो इसमें कार्लाइल महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख व्यक्ति हैं और वो सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने के परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना होती है, ऐसा कहकर के आलोचना की है। और लेकी जो महोदय हैं उन्होंने भी इसकी आलोचना करते हुए कहा कि निर्धनतम और अनभिज्ञतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार ही एक लोकतांत्रिक सरकार होती है। ऐसे अनेक विचारक हैं जिन्होंने भी अपने अपने विचार दिया है। जैसे न्यायाधीश हैं इधर जेम्स स्टीफन है, इन्होंने भी कहा है कि एक महान देश का एक अच्छे प्रकार से प्रशासन करने के लिए विशेष ज्ञान और उच्चतम योग्यता निरंतर व समस्त प्रयोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकतंत्र तो अज्ञानी और अप्रशिक्षित और अयोग्य व्यक्तियों की एक सरकार होती है, ऐसा इन्होंने कहा जेम्स महोदय ने। और फोगेट महोदय की अगर हम बात करें तो फोगेट ने कहा कि यह लोकतंत्र अज्ञानता भरा एक शासन है। वेल्स की यहाँ बात करें तो वेल्स ने भी कहा कि बुद्धिहीन और अज्ञानियों का यह शासन है। ऐसे अलग अलग विचारकों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं। आगे हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर की हम बात करें तो दल प्रणाली अहितकर इसका प्रभाव होता है, दल प्रणाली का, यानी कि लोकतंत्र के दोषों में दूसरे नंबर का दोष है कि दल प्रणाली का इसमें अहितकर प्रभाव होता है। यानी कि इस कहने का मतलब है कि व्यवहार में जो राजनीतिक दल हैं वो येन केन प्रकार शासन शक्ति प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। और इस पर हम देखते हैं कि कार्लाइल महोदय हैं, फिर से ये अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए अनेकों का पागलपन होता है, तो इन दलों के कारण धूर्त और बकवासी व्यक्तियों के हाथों में शासन शक्ति आ जाती है। ऐसे ही ब्राइस महोदय कहते हैं कि राजनीतिक दल कपट को प्रोत्साहित करने का एक स्वाभाविक आदर्शों
को हीन बनाते तथा राष्ट्र के जीवन में फूट डाल कर लूट का माल बांट बांट सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और आगे हम बात करते हैं, यहाँ भ्रष्ट शासन व्यवस्था की बात तीसरे नंबर का दोष है। और इसमें हम देख सकते हैं कि ब्राइस महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि राजनीति में धन का बल शीर्षक अध्याय में कहा गया है कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें निर्वाचकों, विधायकों और प्रशासकीय अधिकारियों व न्यायाधिकारियों तक ने धन के लोभ में सम्मुख सिर झुका दिया है। चौथे नंबर की हम बात करें तो सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय होता है इसमें, यानी कि अत्यधिक पैसे खर्च होते हैं और इसमें समय भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। जैसे कई सदस्य हैं तो इसमें कितने ही दिनों तक प्रचार प्रसार होता है, कितना समय इस चुनाव में लगता है, इन सब के बारे में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अधिकारी कामों में जुट जाते हैं। उनके काम होते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो चुनाव के समय जो मतदाता सूची तैयार करना, उसको प्रकाशित करवाना, प्रचार प्रसार करना कि अधिक से अधिक यहाँ पर वोटिंग हो, ऐसी मतलब कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। और बारकर महोदय के संबंध में हम बात करें तो उनकी परिभाषा ठीक लिखा है कि लोकतंत्र अपनी प्रकृति से ही शीघ्र निर्णय के अनुकूल नहीं है। पाँचवें नंबर का दोष के ऊपर बात करें तो सर्वतोमुखी प्रगति इसमें असंभव होती है। जैसे बर्न महोदय के संबंध में हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र जिस सभ्यता को जन्म देता है वह दूषित, साधारण और मंद होती है। सर हेनरी मैन ने भी ऐसा ही कहा और ली वोन ने भी ऐसा ही कहा है, इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया है। आगे हम बात करते हैं कि छठे नंबर की बात करें तो लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम है, यानी कि एक तरह से कहने में तो ऐसा आता है कि भाई लोकतंत्र होता है, उस लोकतंत्र में सभी को समानता दी जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। बर्क महोदय की बात करें तो प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रचंड मात्र है। सातवें नंबर की बात करें तो अनउत्तरदायी इसमें शासन होता है। हरनसा महोदय की हम बात कर रहे हैं तो हरनसा महोदय की बात करें तो लोकतंत्र की प्रकृति सार्वजनिक मामलों में एक ऐसे विचार या एक ऐसे असंभव, एक ऐसे पागलपन के प्रदर्शन की ओर होती है जिसका उसका कोई सदस्य अपने व्यक्तिगत मामलों में प्रदर्शित करने का स्वप्न नहीं देख सकता है। आगे बात करें तो आठवें नंबर का है कि राजनीतिक शिक्षा का इसमें दंभ होता है, यानी कि यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि लोकतंत्र जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है, यानी कि राजनीतिक शिक्षा तो प्रदान करता है, लेकिन राजनीतिक दल प्रत्येक बात को जनता के सामने एक विशेष रंग में रंग कर प्रस्तुत करते हैं और निर्वाचन के समय तो समस्याओं को अत्यंत विकृत रूप में प्रदान करके और उस जनता के सामने पेश किया जाता है। बात करें 9वें नंबर की कि मतदाताओं की उदासीनता। रॉबर्ट ए ढहल ने कहा कि चुनावों से हमारी उपेक्षा यह होती है कि उसमें कुछ निश्चित विषयों के संबंध में या फिर बहुमत की इच्छा या वरीयता का पता लग सकेगा, पर चुनावों में ऐसा बहुत कम होता है। जैसे आगे हम कहते हैं कि डॉक्टर आशीर्वादम ने भी ऐसा लिखा है कि मतदाताओं की उदासीनता का नतीजा यह होता है कि शक्ति कुछ ऐसे अविवेक लोगों के हाथों में चली जाती है जो लंबे चौड़े वायदे या झूठे सच्चे तर्कों से जनता को बहकाने और अनुचित लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नेक्स्ट बात करें कि 10वें नंबर पे तो हम देख सकते हैं कि पेशेवर जो राजनीतिक क्यों होते हैं उनका ही यहाँ पर विकास होता है, यानी कि योग्य और ईमानदार व्यक्ति है वो राजनीति में रुचि नहीं लेते हैं और व्यवहार में स्थिति विपरीत हो जाती है। दूसरी हम देखें तो व्यक्ति किसी भी व्यापार, शिल्प या पैसे से ईमानदारी और योग्यता के साथ नहीं रह पाते हैं और राजनीति को ही अपना धंधा बना लेते हैं और भ्रष्ट साधनों के आधार पर आर्थिक शक्ति को संचित करने में निरंतर चेष्टा करते हैं। भारत और आदि अनेक देश तो इस प्रकार की प्रवृत्ति से विशेषता देखी गई है। भारत में इस प्रकार की ज़्यादा प्रवृत्ति देखी गई है। 11वें नंबर की हम बात करें, लास्ट नंबर की बात करें तो युद्ध और संकट के समय ये बिल्कुल निर्बल होता है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकारें प्राय युद्ध और संकट के समय निर्बल सिद्ध होती हैं।
क्योंकि इन अवसरों पर बहुत अधिक शीघ्रतापूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। और उदाहरण के रूप में हम ये देख सकते हैं कि 1914 में जर्मनी के सम्राट ने बेल्जियम पर आक्रमण करने का निश्चित क्षणों में कर डाला था, लेकिन ब्रिटिश संसद की स्थिति कई दिनों तक वाद विवाद करती रही। वस्तुतः सत्ता के एकीकरण के कारण तथा सत्ता का फैलाव होने के कारण लोकतंत्र में कई बार संकट का मुकाबला करने में अक्षम सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त हम अन्य देखते हैं कि सारटोरी महोदय है, उसका विचार है कि अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र अधिक जटिल और अधिक दुर्बोध शासन है। पिकल्स महोदय, जिनकी किताब के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं पहले भी, इनकी पुस्तक है डेमोक्रेसी। इसमें परिभाषित करने और संचालित करने की दृष्टि से इसे एक कठिन शासन व्यवस्था कहा है, यानी कि लोकतंत्र को एक कठिन शासन व्यवस्था इन्होंने कहा है। निष्कर्ष के रूप में हम देखें तो लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है, इस शासन व्यवस्था में अनेक दोष बताए जाते हैं, और इस शासन व्यवस्था में निश्चित रूप से कुछ कमियां भी हैं और कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। और दोषों को वर्तमान समय में विशेष परिस्थितियों का परिणाम या फिर मानवीय प्रकृति का परिणाम हम मानते हैं। लावेल मोदी तो ये कहते हैं कि कोई भी शासन व्यवस्था सभी मानवीय दोषों के लिए एक रामबाण औषधि नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से हम इसके संबंध में हमने चर्चा की है कि किस प्रकार से इसके गुण और दोष रहे हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि इसकी जो विशेष जो पॉइंट्स हैं, जो ग्रेड फर्स्ट के लिए भी हैं, और अपने जो निबंधात्मक क्वेश्चन जो आते हैं अपने बीए पार्ट थर्ड ईयर में, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं कि सीमोर लिपसेट की एक लोकतांत्रिक संबंधी धारणा। अमेरिकी ये समाजशास्त्री सीमोर लिपसेट, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है पॉलिटिकल मैन, द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। ये 1960 में प्रकाशित होती है, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को आदर्श व्यवस्था मानते हुए यह अभिव्यक्त किया गया है कि जिस राजनीतिक व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा सुखी संपन्न लोग होंगे, वहाँ लोकतंत्र के स्थायित्व और लोकप्रिय होने की संभावना भी उतनी ही उज्जवल और प्रबल होगी। आगे कहते हैं लिपसेट कि लोकतंत्र को बढ़ावा और मजबूती प्रदान करने में आर्थिक समृद्धि से प्रासंगिक तत्वों की भूमिका व्याप्त होती है। आगे कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आविर्भाव एवं स्थायित्व के संवर्धन में तत्व या समभावी कारक व्यवस्थाओं के सामाजिक आर्थिक स्थितियां ही होती हैं। दोषों के संबंध में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। लोकतंत्र के दोष हैं तो कार्लाइल महोदय है, इसकी परिभाषा हम पढ़ चुके हैं कि मूर्खों का शासन या संसद को बातों की दुकान कहा है। और टेरीलैंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि दुष्टों का कुलीन तंत्र है। ऐसे करके हम ये गांधी जी है तो गांधी जी ने संसद को बांझ महिला की संज्ञा दी है। अरस्तु की बात करें तो लोकतंत्र को सबसे निकृष्टतम शासन व्यवस्था मानता है। ऐसे करके हम प्लेटो ने इसको लोकतंत्र को अज्ञानता का ही राज्य कहा है। इस प्रकार से हम ये इनके दोषों के बारे में और लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रमुख शर्तें हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं कि ब्राइस महोदय हैं, वर्तमान समय में प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के निम्न उपकरण पाए जाते हैं। पहले नंबर का है आरंभक उपकरण। इसके अंतर्गत जनता स्वयं विधानमंडल में कोई भी कानून बनवाने का प्रस्ताव कर सकती है। यह पद्धति केवल स्विट्जरलैंड के केंद्रीय और प्रांतीय स्तरों पर प्रचलित है। वहाँ पर 50,000 नागरिक मिलकर के संघीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैं। तो आरंभक जो उपकरण है, प्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र है, वो केवल और केवल स्विट्जरलैंड में है, तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। दूसरी हम बात करें तो लोक निर्णय या जनमत संग्रह, यानी कि रेफरेंडम जो है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रस्तावित जो कानून के लिए सीधे जनता से राय ली जाती है, जिसको निषेध वीटो की शक्ति जनता के पास होती है। जैसे स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में और ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क में संवैधानिक जो संशोधन होते हैं उसके लिए यह पद्धति अपनाई जाती है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं तो प्रत्यावर्तन, जिसको हम रिकॉल बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि यदि लोग अपने निर्वाचन प्रतिनिधियों की भूमिका और उनके जो व्यवहार से अगर संतुष्ट नहीं होते हैं या असंतुष्ट होते हैं,
तो उनको वापस बुलाने और उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को चुनने का अधिकार होता है। और अमेरिका के कुछ राज्यों में यह पद्धति वर्तमान में विद्यमान है। आगे बात करें कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, तो उसके संबंध में हम बात कर चुके हैं। और नेक्स्ट हम बात करें कि अप्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र है वो कहाँ कहाँ पर वर्तमान में मौजूद है, तो उसके संबंध में हम बात करते हैं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है और जापान है आदि सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मौजूद है। वर्तमान में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े राज्य हैं वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि वो ऐसा संभव नहीं हो सकता है, कम जनसंख्या में ऐसा संभव हो सकता है। जे.एस. मिल की कोटेशन है कि प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सबसे जो प्रबल समर्थक रहे हैं वो जे.एस. मिल हैं। और इन्होंने जो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है इसके विभिन्न रूप बताए हैं कि किस प्रकार से ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये इन्होंने 4 प्रकार से ये बताए हैं कि जहाँ जहाँ पर जो लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र है, वहाँ पर किस प्रकार के यहाँ रूप हमें देखने को मिलते हैं शासन के। तो एक मिलता है संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था अपने यहाँ भारत में, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हम बात करें तो अपने अमेरिका में है, यूएसए में मिलती है, ये अपने इंडिया में मिलती है, और संघात्मक अगर शासन व्यवस्था है तो संघात्मक और संसदीय शासन व्यवस्था का मिश्रण अपने भारत में है। वैसे यह कनाडा में ये शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। और एकात्मक शासन व्यवस्था की हम बात करें तो जैसे रूस और चीन वगैरह है, यहाँ पर हमें यह देखने को मिलती है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं लोकतंत्र के संबंध में। जैसे अरस्तु है, तो अरस्तु के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का जो विकृत रूप है हम देख सकते हैं कि भीड़ तंत्र को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो लोक निर्णय यानी कि जनमत संग्रह, जिसका हम पहले चर्चा कर चुके हैं, आरंभ की पद्धति में किस प्रकार की शासन व्यवस्था का एक अंग है, तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अंग है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलता है। तीसरे नंबर के प्रश्न की बात करें तो व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास की स्वतंत्रता मिलना जिस शासन प्रणाली का गुण है, तो हम ये पढ़ चुके हैं, लोकतंत्र का ही गुण है, इसका हो जाएगा। और लोकतंत्र का अवगुण की हम बात करें तो लोकतंत्र के अवगुण की हम बात करें तो लोकतंत्र का अवगुण यह है कि अयोग्य व्यक्तियों का यहाँ शासन व्यवस्था होती है। और ये छोटे जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करें तो ये छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह कौन सी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मतदान अपने प्रतिनिधियों के आचरण से असंतुष्ट होकर उसे वापस बुला सकते हैं। तो ये व्यवस्था जो होती है ये प्रत्यावर्तन यानी कि रिकॉल की व्यवस्था कहलाती है। और यहाँ एक 6 नंबर का छोटा क्वेश्चन दे रखा है कि तानाशाही या अधिनायकवाद का आज से क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो राज्य पर पूर्ण अधिकार कर लेता है तथा वह उसकी जो शक्तियाँ हैं वो बिल्कुल असीमित हो जाती है और उन शक्तियों का वो प्रयोग असीमित रूप में करते हैं, तो इसे ही हम तानाशाही या अधिनायकवाद कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये जो लोकतंत्र का जो वीडियो है इसको हमने पूरा समझाने की कोशिश की है। और इसमें और कुछ पार्ट रह गया तो वो पार्ट ग्रेड फर्स्ट के लिए है। तो ये पार्ट जो फर्स्ट ईयर वाले हैं जिनका अभी हाल ही में सेमेस्टर जो चल रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक चलेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग नियम हैं। तो इसको लास्ट तक इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।